क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1961, 1971, 1991। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे? काफी अन्नान, यू थांट, बुतरस घाली, माल्थस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। कौन थे? यू थांट। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी 1971 में, 1972 में, 1997 में, 1999 में। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संघ हस्ताक्षरित हुई थी 1972 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, श्रीलंका है, यूरोपीय संघ है, नेपाल है। यहाँ पर चीन है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? 1995, 1991, 1989, 1987। तो भारत में वैश्वीकरण का आरंभ माना जाता है 1991 से। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करना, वैश्वीकरण का समर्थन करना, वैश्वीकरण का ना विरोध ना समर्थन करना, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य है वैश्वीकरण का विरोध करना। इसके बाद है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, या कथन किसका है? सरदार पटेल का है, महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, जिन्ना का है। तो पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पे होगा, या कथन है सरदार पटेल का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, मुंबई प्लेन किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1940, 1942, 1944, 1946। तो मुंबई प्लेन 1944 के वर्ष में अस्तित्व में आया। फिर 10 नंबर है, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो भारत ने चीन पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से किस नए देश का जन्म हुआ? तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश नए देश का जन्म हुआ। किसका हुआ? बांग्लादेश का। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, कामराज योजना क्या है? कामराज योजना के अनुसार 1963 में सभी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया, ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ता को दी जा सके। 13 नंबर है, 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ठीक है। 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। 14 नंबर है, नागालैंड को कब राज्य बनाया गया है? 1960 में। नागालैंड को 1960 में राज्य बनाया गया। चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण कब किया गया? चीन में खेती एवं उद्योगों का निजीकरण क्रमशः 1982 और 1998 में किया गया। इसके बाद 16 नंबर, बेनजीर भुट्टो की हत्या कब की गई? बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को की गई। कब की गई? 27 दिसंबर 2007 को। 17 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 एजेंसियों का उल्लेख कीजिए। पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और दूसरा है विश्व व्यापार संगठन। ये 2 एजेंसियां हैं। इसके बाद 18 नंबर है, विश्व में उभरने वाले खतरों के स्रोत बताइए।
एड्स, आतंकवाद, बर्ड फ्लू, एबोला वायरस, हेपेटाइटिस सी। रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन की सिफारिश को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, एजेंडा 21 के नाम से। फिर है 20 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई 2001 में ब्राज़ील में, 2001 में हुई और ब्राज़ील में हुई। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 1978 में चीन द्वारा घोषित खुले द्वार की नीति की व्याख्या करें। 1978 में चीनी नेता शया ओपेंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप चीन ने लगातार उन्नति की तथा आगे चलकर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इससे चीन में तेजी से बदलते प्रवृत्तियों का पता चलता है। इसके बाद है 22 नंबर, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करे। दूसरा है दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगतिशील सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। इसके बाद 23 नंबर है विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इस विशिष्ट संस्था का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को विजन और वित्तीय परामर्श देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है परमाणु युद्ध के कोई 2 प्रभाव लिखे। तो परमाणु युद्ध से पूरी मानव जात नष्ट हो जाती है। परमाणु युद्ध के विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु बम गिरने से वातावरण में इतनी अधिक रेडियोधर्मिता फैल जाएगी कि दूर दूर तक रहने वाले लोग भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आकर रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है कारगिल संघर्ष का प्रमुख कारण पाकिस्तान सेना द्वारा नियंत्रित सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा करना था। दूसरा है कारगिल संघर्ष का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान की भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति है। फिर 26 नंबर है हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई। जे.जी. हारर के अनुसार हरित क्रांति शब्द 1968 में होने वाले उन आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में हुआ था तथा अब भी जारी है। हरित क्रांति से न केवल आर्थिक और सामाजिक बल्कि राजनीतिक ढांचा भी प्रभावित हुआ। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको क्या मिलेंगे 6 अंक। मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है समझाइए। मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में भूमिका। मानव अधिकार और आतंकवाद आधुनिक विश्व की सुरक्षा के 2 प्रमुख पहलू हैं। आतंकवाद न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा पर सीधा खतरा उत्पन्न होता है। आगे लिखेंगे आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इन उपायों में मानवाधिकारों का सम्मान आवश्यक है। यदि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का हनन होता है तो यह लोकतंत्र और न्याय के मूल्यों को कमजोर करता है। इसलिए एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए जो आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण रखे और साथ ही मानवाधिकारों की रक्षा करे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, न्यायसंगत कानूनों और सामाजिक सशक्तिकरण से ही समकालीन विश्व में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध लिखिए। तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी अवधारणा है जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक असमानताओं को दूर करना और विकासशील देशों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्रदान करना है। यह व्यवस्था 1970 के दशक में विकसित हुई जब विकासशील देशों ने आर्थिक संसाधनों और व्यापार नीति में अधिक समानता की मांग की। इसके आगे लिखेंगे इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता को कम करना, संसाधनों पर न्यायसंगत नियंत्रण स्थापित करना और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि इस विचार को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, लेकिन वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कुछ नीतिगत सुधार किए। इसके आगे लिखेंगे आज भी एक समावेशी और संतुलित आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता बनी हुई है जिससे सभी देशों को समान अवसर मिले और वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है
1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद राजवाड़े के प्रति भारतीय सरकार की क्या दृष्टिकोण था? तो भारत सरकार के विभाजन के बाद रजवाड़ों के प्रति भारतीय सरकार का दृष्टिकोण 1947 में भारत विभाजन के बाद देश में 562 रियासतें थी जो ब्रिटिश शासन के अधीन रही थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार का उद्देश्य इन रियासतों का भारत में विलय कर एकीकृत राष्ट्र बनाना था। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत ने 3 विषयों रक्षा, विदेश नीति और संचार के अधीन रियासतों को विलय के लिए राजी किया। हालांकि इस हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे कुछ रियासतों ने विरोध किया, लेकिन भारतीय सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक उपायों से इनका भारत में विलय सुनिश्चित किया। आगे लिखेंगे, इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत, अखंड और संगठित भारत का निर्माण करना था जिससे राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों को रोका जा सके। इस नीति ने आधुनिक भारत की एकता और स्थायित्व की नींव रखी। इसके बाद है क्षेत्रवाद क्या है या भारत की राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक पहचान को प्राथमिकता देना। यह भावना कभी कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता को चुनौती दे सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है, जैसे भाषा, संस्कृति, आर्थिक असमानता और राजनीतिक हितों पर आधारित क्षेत्रीय आंदोलन। इसके बाद है भारत की राज्य व्यवस्था पर प्रभाव। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों के उदय से राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता बढ़ सकती है। विभाजन की मांग, क्षेत्रवाद के कारण तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का गठन हुआ। इसके बाद है आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्र तेजी से विकसित होते हैं जबकि कुछ पिछड़ रह जाते हैं। सामाजिक तनाव, कभी कभी यह भाषाई या जातीय संघर्ष को जन्म देता है जिससे समाज में विभाजन बढ़ता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। सार्क की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वैश्विक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचा आर्थिक विकास करने की विभिन्न देशों के सामने एक चुनौती है, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा करके 2 दिया है, आपको 1 करना है। इसके बाद है बांग्लादेश युद्ध 1971 की विवेचना कीजिए अथवा जम्मू कश्मीर की समस्या का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।